Karl Pearson's coefficient of correlation is defined as the ratio of covariance between two variables, covariance between two variables to the product of their standard deviations. To the product of their standard deviations. That is, R is equal to कोवेरियंस एक्स वाई. जरा ध्यान देना मैंने कैसे लिखा है, COV ब्रैकेट में एक्स वाई, यानी कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिवाइड में प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. आ गया सबके पास लिख के. वेयर, अब सबसे पहले किसका फॉर्मूला चाहिए, कोवेरियंस एक्स वाई. इट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन. अगर इसको भी जनरलाइज कर दें तो समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. अगर हम एक्स बार वाई बार का वैल्यू भी रिप्लेस करें तो समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन समेशन वाई अपॉन एन. बंद करो फटाफट. तो ये तीन पॉसिबल फॉर्मेट मैंने लिखे हैं कोवेरियंस एक्स वाई के. नंबर वन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. दूसरा फॉर्मेट समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. And third format is summation xy upon n minus summation x upon n into summation y upon n. अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y भी चाहिए ना. अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन x विद इन रूट summation x minus x bar the whole square upon n. Second format summation x square upon n minus x bar the square. Third format summation x square upon n minus summation x upon n the whole square. जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन x लिखा है वैसे ही क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन y विद इन रूट समेशन y माइनस y बार द होल स्क्वायर अपॉन n. Second format summation y square upon n minus y bar the whole square. And third format summation y square upon n summation y upon n the whole square. अब अगर आप देखें तो मैंने कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y इनके अलग अलग फॉर्मूले लिख दिए. अब अगर इनको वापस मैं r में रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा रिक्वायर्ड. अब जरा ध्यान देना. तो देयरफॉर आर इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट फॉर्मेट या फिर फॉर्म रिप्लेस करें तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय विद इन रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार द स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर. अगर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किए होंगे हर एक का, यानी कि कोवेरियंस का भी, स्टैंडर्ड डेविएशन x का भी और स्टैंडर्ड डेविएशन y का. अब अगर हम नेक्स्ट लास्ट फॉर्मेट यूज करें तो मैं इसको अरेंज फॉर्म में लिखूंगा और r इक्वल टू इट इज समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय n होल डिवाइड बाय विद इन रूट
फर्स्ट ब्रैकेट summation x square minus summation x the whole square upon n, second bracket summation y square summation y the whole square upon n। तो ये दो फॉर्मेट में हम लोग वैल्यू रिप्लेस करेंगे। चलो जरा जल्दी कंप्लीट कर लो। तो लास्ट फॉर्मेट ध्यान दो, अगर आपको x और y के फॉर्म में डेटा मिलेगा तो फॉर्मूला क्या लिखा, समीशन एक्स वाई, बाद में x और y अलग अलग, समीशन x इंटू समीशन y बट डिवाइड बाय n, फिर होल डिवाइड, रूट है, रूट में पहला ब्रैकेट समीशन एक्स स्क्वायर और फिर आगे क्या लिखा है, समीशन x द होल स्क्वायर अपॉन n, सेकेंड ब्रैकेट समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y द होल स्क्वायर अपॉन n। अब इसको हमने एक सिंपल एग्जांपल में इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर x y, x का वैल्यूज 5 7 8 12 10 6 6 10 11 12 और ये y का वैल्यूज आपके पास आ गया है। अब सॉल्यूशन, तो पहले एक टेबल प्रिपेयर करना है आपको जिसके कॉलम में x y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x इंटू वाई। चलो स्टार्ट करो साथ में, x y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर x इंटू वाई, 5 7 8 12 10 6 6 10 11 12 x square 25 49 64 144 100 y square 36 36 100 121 144 x y 6 5 जा 30 7 6 जा 42 8 10 जा 80 11 12 जा 132 और 120। सारे कॉलम्स का टोटल करना है, 12 20 32 42 12 20 32 यस 12 22 33 और 12 45। चेक कर लेना टोटल्स, 5 14 18 22 2 कैरी कर रहा है 4 8 14 18 8 1 382 12 13 और 4 17 4 7 9 13 4 37 2 2 4 3 4 7 7 और 8 15 18 और 2 20। चेक करो n इक्वल टू 5 1 2 3 4 5। मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा था r के लिए, r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाई n होल डिवाइड बाय विद इन रूट फर्स्ट ब्रैकेट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर का समेशन एक्स द होल स्क्वायर अपॉन n, सेकेंड ब्रैकेट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर अपॉन n। अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं, समेशन एक्स वाई विच इज 404 माइनस समेशन एक्स 42 समेशन वाई 45 डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय विद इन रूट फर्स्ट ब्रैकेट समेशन एक्स स्क्वायर
which is 382 minus 40 to the square divide by 5. Next, summation y square 437 minus 45 the whole square upon 5 is equal to 404. 45 5 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा और इधर 378 आ जाएगा. चेक कर लेना. 382. 42 का स्क्वायर करो, डिवाइड 5 से कर दो. 352.8 ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट, यहां समझ में आ रहा है क्या हुआ? तो पहले 42 का स्क्वायर कर लिया और फिर हमने किससे डिवाइड किया? 5 से. तो कैलसी रखना साथ में. अब नेक्स्ट 437 तो एज इट इज माइनस 45 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2025 आ रहा है, और डिवाइड बाय 5 कर दो 405. अब इसको और आगे प्रोसीड करते हैं कैलकुलेशन को. तो 404 माइनस 378 करो जरा, 26 डिवाइड बाय विद इन रूट 382 माइनस 352.8 30 29.2 इनटू, अब ये आ जाएगा 32. आ रहा है ना? चलो दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर लो. 30.56. अब डिवाइड कर लो जरा, 0.85. तो आंसर इज 0.85. तो ये बहुत रेयर है कि आपसे कोई इस तरह का सम पूछेगा. ठीक है, फिर भी हमको मालूम होना चाहिए. हाँ, पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, यानी टोटल्स आपको डायरेक्ट दे देंगे, तो फिर इजीली ये 1 मिनट और 2 मिनट में आराम से ख़त्म किया जा सकता है, या फिर उस सेंस में पूछा जा सकता है. तो ये तो आ गया कि फॉर्मूला अप्लाई होगा कैसे. क्लियर है? टेबल किस तरह से बनाना है. अब आते हैं इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, it is unit free measure. It is unit free measure. अब ये इट इज का मतलब कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं. तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूनिट फ्री है, यानी कि आपने देखा हमने आर लिखा था लास्ट में, उसके साथ कोई यूनिट नोट नहीं किया है, तो इट इज यूनिट फ्री मेजर. नंबर 2, Karl Pearson's coefficient of correlation. Karl Pearson's coefficient of correlation lies between -1 and +1, inclusive both. That is, R is greater than equal to -1, less than equal to +1. Number 3, coefficient of correlation. Karl Pearson's लिखना, सॉरी, Karl Pearson's coefficient of correlation not affected by change of origin. लिखा? ठीक. अब नेक्स्ट, नंबर 4, Karl Pearson's coefficient of correlation
is affected by is affected by change in scale, change in scale. अब इसी में आगे कंटिन्यू करो फुल स्टॉप के बाद. हेयर मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, हेयर मैग्नीट्यूड remains same, but their sign may be, their sign may be alter. हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, उसका साइन बदल सकता है. इन दैट सेंस, यानी कि अगर आप स्केल बदल देंगे मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट या वो तो प्लस है तो माइनस हो सकता है, या फिर प्लस है तो प्लस ही रह सकता है. आई बात समझे? मे चेंज देयर साइन, ये नहीं कह रहे कंपलसरी होना ही है, कई केस में होगा कई केस में नहीं होगा. अब इसके लिए आगे इसी में आगे करो. अंडर एज, अंडर एज, अंडर एज लेट u is equal to x minus a upon b and v is equal to y minus c upon d. लिखा आपने? तो therefore rxy is equal to b into d upon mod of b into mod of d r uv. rxy is equal to b into d डिवाइड बाय mod of b into mod of d, और इंटू में क्या आ रहा है r uv. अब यहां पे एक बात तो ध्यान दो, b d और नीचे भी क्या है b और d. भाई मॉडुलस होने से सिर्फ क्या चेंज आएगा, साइन. मैग्नीट्यूड तो सब सेम ही है ना, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसल. तो सिर्फ अल्टर कहां पर हो सकता है, साइन में. तो ये भी नहीं कि वो हर बार होगा, कई केसेस में होगा तो कई में नहीं होगा. अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे नोट करूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा. हो गया लिख करके? ये तो थी हमारे पास प्रॉपर्टीज. अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लिखो. if ruv is equal to 0.80 and sorry and मत करना, find rxy if, find rxy if number 1 3x plus 2u is equal to 5 and 2y plus 5y is equal to 1. पहला केस मैंने डिस्कस किया. दूसरा लिख रहा हूं मैं 3x minus 2u is equal to 5 and 2y plus 5y is equal to 1. Third case 3x plus 2u is equal to 5 and 2y, अरे मेरे से ना एक एरर हो रहा है, ये सारा v कर देना, ठीक है ना. ये क्या करोगे आप, v में कन्वर्ट कर लेना जरा. 2v plus 5y is equal to 1. और फोर्थ 3x plus 2u is equal to 5. चलो इसको भी थोड़ा सा और करेक्शन. 3x minus 2u is equal to 5 and 2v minus 5y is equal to 1.
जानबूझ के मैंने 4 एक जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं। बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है सब में, प्लस माइनस का। अब जरा ध्यान दो, मैं यहां पे डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूं, एक आपको पूरा प्रूफ करके दूंगा और डायरेक्टली आंसर भी लिख के देता हूं, ठीक है। अब सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की, तो सबसे पहले तो u इक्वल टू लिखना होगा। तो 2u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंड इधर हमारे पास v इज इक्वल टू, चलो ये भी 2v ही चल रहा है एक तरह से, 2v इज इक्वल टू 1 माइनस 5। तो देयरफॉर u इज इक्वल टू 5/2 माइनस, या फिर एक काम करते हैं, इसको पूरा उसी फॉर्मेट पे ही लिख लेता हूं मैं। तो 5 माइनस 3x डिवाइड बाई 2, एंड सेम यहां पे बोलो। आपको याद है मैंने x माइनस करके लिख के दिया था, फॉर्मूला पढ़ लो जो मैंने लिख के दिया था। u इज इक्वल टू क्या लिखा था, x माइनस a अपॉन, अब यहां से -3 कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5/3 और डिवाइड में 2। ये स्टेप ध्यान देना जरा, पहले तो ये बताओ यहां तक समझ में आ रहा था ये क्या किया। -3 कॉमन लिया तो x किसका हो गया, प्लस का, 5 किसका हो गया, लेकिन 3 था क्या इसके साथ, तो वो डिवाइड में भी आ गया। सेम ऐसे ही यहां पर माइनस का 5 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1/5 और डिवाइड बाय 2। देयरफॉर इसको भी नीचे लेके आ जाओ, u इज इक्वल टू x माइनस 5/3 अपॉन माइनस का क्या आ जाएगा, 2/3, ये 3 नीचे ले जाके लिखा है मैंने। एंड ऐसे ही बोलो जरा, v इज इक्वल टू y माइनस 1/5 डिवाइड में माइनस 2/5। समझ में आ रहा है क्या, यहां तक पहुंच गया आपका कैलकुलेशन? किसी को डाउट? मैंने क्या क्या लिखा सब समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे ये आ गया तो देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 2/3 एंड d इज इक्वल टू माइनस 2/5। b और d का मतलब है जो डिवाइड में चल रहा है, तो ये हमारे पास आ गए। देखो मैंने वहां पे क्या लिख के दिया था आपको थ्योरी में, x माइनस a अपॉन b, है ना, और फिर उधर क्या लिखा था, v इज इक्वल टू y माइनस c अपॉन d। तो b और d जो डिवाइड में चल रहे हैं वो टर्म है। अब जैसे ये आ जाएगा, हमने तो क्या लिखना था, rxy ना, फॉर्मूला क्या लिख के दिया, b इंटू डी अपॉन मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ d r u v। चलो वैल्यू लिखते हैं, b का वैल्यू -2/3, d का वैल्यू 2/5 डिवाइड बाय माइनस मॉड में 2/3 और इंटू -2/5 विद इन मॉड और इंटू 0.80। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, 2/3 2/5, मॉड से बाहर आके क्या आ जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मॉड का मतलब ही है सिर्फ पॉजिटिव लिखना है, तो माइनस इग्नोर, सेम है ना। तो इसका मतलब rxy इज इक्वल टू नो चेंज। तो मैग्नीट्यूड तो वैसे भी बदलने वाला नहीं था, ये तो मैं पहले ही बता चुका था कि मैग्नीट्यूड वही रहेगा। मे बी अल्टर इन साइन, मे बी वो हो सकता है। तो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, देखो x और u के बीच में साइन कैसा है, v और y के बीच में कैसा है, यानी कि दे हैव सेम साइन, तो r भी सेम रह जाएगा। तो rxy भी क्या रहेगा, वही रहेगा जो हमने दिया था 0.80।
अब यहां पर देखो एक कैसा है, दूसरा कैसा है, तो यहां पर अल्टर हो जाएगा। तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू, तो इतना कुछ एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चेक करना है क्या एक्स और यू, वी और वाई के बीच के साइन सेम है या फिर अपोजिट है। सेम है तो नो अल्टर इन साइन, अपोजिट है तो चेंज देयर साइन। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर बताओ क्या आएगा वैल्यू आर एक्स वाई का, दोनों सेम साइन में लिखे हैं। तो यहां पर हमारे पास एक्चुअली एक को मैं माइनस कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, और इसको माइनस कर देता हूं क्योंकि वो मैं उसी सेंस में लिखने वाला हूँगा। तो ये 2v माइनस 5, तो भी क्या आएगा माइनस। अब यहां पर देखो दोनों में सेम है ना माइनस माइनस, तो फिर से नो चेंज 0.80। तो अब ये चीज आपने हमेशा याद रखना है, इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि अपना पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, हमको फाइनल आंसर चाहिए। आई बात समझ में? तो मैंने बता दिया जरूर है आपको कि कैसे आता है, बट हमको कहीं ये शो करने का जरूरत नहीं है। चलो जरा, हो गया क्या कंप्लीट? अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ओपन करता हूं। वैसे मैं एग्जांपल कभी डिस्कस नहीं करता, लेकिन स्टैट्स में मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा, वरना कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो अपने आप को रोकने के लिए थोड़े से एग्जांपल मैं इसमें शेयर कर रहा हूं, तो जरा ध्यान देना। एग्जांपल नंबर 17.3, फाइंड द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैसे ही समझना जैसा मैंने लिख के दिया था। एक्स आपके पास है, वाई, आप देखो कॉलम भी सेम है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, बिल्कुल सेम। तो इसको आप मार्क कर लो, जरा घर पे जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 17.3। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक और एग्जाम्पल है 17.4, कट कर दो। ना तो F5 बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही CA फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ फायदा नहीं उसको करके। जो मैं आपको एग्जांपल बोलूंगा सिर्फ वही आपने कंप्लीट करना है। ये सब सम्स अच्छे सम्स हैं। अगर ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होता तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करते, लेकिन बहुत लेंथ जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सम फॉर्म नहीं होता, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। देखो मैंने आपको सिमिलर टाइप ऑफ सम लिख के दिया था। गिवन दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8, write down the correlation coefficient between u and v, प्लस हाँ आर यू वी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 0.8 माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 0.8। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 17.8। तो समझ में आया क्या? तो ये आपके पास डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। कैसे आया वो ये देख रहे हो, फॉर्मूला लिखा हुआ है और वो मैंने पूरा नीचे डिटेल लिया था, तो उसकी जरूरत नहीं है, तो आपने करना है। अब इसमें और कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं जो आपने डिस्कस करना है, तो ये इतने ही एग्जाम्पल इसमें हमने डिस्कस करने थे। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको मार्क करके दिए हैं, ठीक है। अब इसमें थर्ड टॉपिक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो अब तक 2 मेथड हम लोग खत्म कर चुके हैं। कौन कौन सा? स्कैटर डायग्राम मेथड और दूसरा कार्ल पियर्सन। अब तीसरा भी हमारे पास आ रहा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। अब इसमें लिखना शुरू करो।
This method is used for qualitative data. This method is used for qualitative data. तो क्वालिटेटिव डेटा कौन सा? ये क्वालिटेटिव डेटा क्या? क्वांटिटेटिव तो मैंने बताया था, जिसमें क्वांटिटी होंगी, है ना, यूनिट्स होगा। अब ये क्वालिटेटिव, जहां पर यूनिट नहीं होगा, सिंपल अपोजिट। चलो ऐसा कोई डेटा जहां यूनिट नहीं बताना पड़ता हो, और हम वहां पर जब यूनिट नहीं बताते तो रैंक की बात करते हैं। आप रैंक की बात कहाँ कहाँ करते हैं? रिजल्ट में रैंक की बात करते हैं। रिजल्ट क्या बताता है? कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, बिल्कुल। या इंटेलिजेंस शो करता है, इंटेलिजेंस। तो आईक्यू, क्या आईक्यू को मेजर किया जा सकता है? नहीं। हम आईक्यू को रैंक दे सकते हैं। आप यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स अगर बैठे हैं या 25 बैठे हैं, कौन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये बताएंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसी का आईक्यू 200 किलो है, 400 किलो है, 500 किलो है, या 200 ग्राम है, 100 ग्राम है, कुछ भी कह लो आप, यूनिट में आने वाला नहीं है। तो ये हमारे पास। और कोई ऐसा डेटा, और कोई ऐसा डेटा जहां पर हम लोग रैंक देते हैं? कंपटीशन में तो वही तो हो गया, कंपटीशन। किसने बोला? अच्छा, उसने बोला। कंपटीशन और इंटेलिजेंस सेम हो गया। अभी आगे किसी को याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? और कहीं कुछ पता नहीं चलता। मेरे बाल आ गए हैं वैसे थोड़े थोड़े। अपने हेयर के कलर ब्लैक है ना? तो अभी अब तूने बोला नहीं ना मुझे। तो हेयर के कलर कैसे हैं? ब्लैक है। ये बात अलग है, अभी बहुत सारे सफेद हो गए, ठीक है ना, बट फिर भी क्या है, ब्लैक है। तो हम इसमें कह सकते हैं सबसे डार्क, यानी कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। हमारा फेयरनेस है ना, तो हम वहां पर भी क्या करते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। ये बात अलग है, फिर भी हमने मीटर बना डाले फेयरनेस के। आते ना ऐड? हाँ, लड़कियों को पहले उसे तुरंत हाँ आते। तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, तो वहां भी क्या करते हैं, रैंक देते हैं। तो जब कोई डेटा ऐसा हो जिसमें क्वालिटी की बात की जाती है, जहां पर आप उसको मेजर नहीं कर सकते, बट आप उसको क्या दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, तभी डेटा कैसा होगा, क्वालिटेटिव होगा। और जब डेटा क्वालिटेटिव होगा तो हम क्या यूज करेंगे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो क्वालिटेटिव डेटा याद रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट is given as r equal to 1 minus 6 summation d square divided by n square minus 1। r equal to 1 माइनस, ये 1 पूरा अलग है, माइनस में ये फैक्टर है, 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट में एक टर्म नोट करना, इफ ऑब्जर्वेशंस आर नॉन रिपीटेड। ये कब यूज करना है, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर नॉन रिपीटेड, सब अलग अलग होंगे। और
r equal to 1 minus 6 within bracket summation d square plus cf divide by n square minus 1 if observations are repeated। तो दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक कब जब वैल्यूज नॉन रिपीटेड है और दूसरा जब वैल्यूज रिपीटेड है। वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स, d इज इक्वल टू r1 माइनस r2, r1 इज इक्वल टू rank in x, r2 is equal to rank in y। तो अभी आप देखेंगे सारी चीजें तो आ गई, सिर्फ CF के बारे में नहीं आ रहा। तो CF इज इक्वल टू, इसको रीड करते हैं, करेक्शन फैक्टर is equal to 1/12 summation m raised to 3 minus m, m is equal to number of repetition of पर्टिकुलर रैंक। तो हम क्या बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर रैंक कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अभी आप देखो मैंने यहाँ पर टर्म किस तरह का नोट किया हुआ है। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला क्या लिखा, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1। ये कब, जब ऑब्जर्वेशन कैसे हैं, नॉन रिपीटेड। अगर वैल्यूज रिपीटेड हो तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस CF डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1 इफ ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड। अब इसमें n क्या बता रहा है आपको, नंबर ऑफ पेयर्स, d क्या बता रहा है, r1 माइनस r2। r1 क्या इंडिकेट कर रहा है, R2 क्या इंडिकेट कर रहा है, CF को क्या बोला हमने, उसका फॉर्मूला क्या लिखा, 1/12 समेशन m रेज़ टू 3 माइनस m, वेयर m इंडिकेट नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ। तो पहला सम स्टार्ट करने से पहले रैंक कैसा असाइन करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर सम स्टार्ट करेंगे। तो अब जरा देखें, चलो यहां तक तो हो गया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इससे से लिखो, राइट द रैंक या रैंक्स फॉर द स्कोर्स। और स्कोर्स में यहां पे लिख रहा हूं 100, 35, 65, 70, 40, 57, 80, 95। तो ये हमारे पास कुछ स्कोर है, इसका रैंक देना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन, हमने यहां पे क्या लिखा, स्कोर, और दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं, रैंक। तो पहला स्कोर क्या है, 100, 35, 65, 70, 40, 57, 80 एंड 95। अब आपको मालूम है जिसको सबसे ज्यादा स्कोर मिला उसका रैंक क्या होगा, 1। इसमें हाईएस्ट स्कोर रैंक 1,
बात समझ में आई क्या? उससे कम स्कोर रैंक 2, उससे कम रैंक 3, उससे कम रैंक 4, उससे कम रैंक 5, 65 से कम रैंक 6, 57 से कम रैंक 7 और उससे भी कम रैंक 8। तो बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से आपने रैंक असाइन करना होता है और ये सिंपल है। अब आता है रिपीटेड वैल्यूज के लिए। ये हो गया सबके पास लिख के। अब वापस से एग्जाम्पल, राइट द रैंक्स फॉर द scores 80, 90, 100, 90, 80, 80, 75, 92, 87। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो एक और डाल ही देते हैं 60, 10 पूरा ही कर देते हैं। टेबल तो सेम रहेगा ना। सॉल्यूशन, एक तरफ क्या लिखा हमने और दूसरी तरफ रैंक। चलो अपने आप रैंक दो, मुझे बाद में बताना। मैंने अभी आपको असाइन करने को बोला है, मैंने कुछ बताना नहीं है, वरना तो मैं बता ही देता था ना। करो असाइन, तुमको जो समझ में आता है वो असाइन करो। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस तुमको समझ में आ रहा है वो लिख लो, बाद में बताएंगे हम। चलो हो गया रैंक असाइन करके। हाँ बोलो, मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, बोलो जरा। 101 सर इसके बाद आप बताओ, मैंने दो बताए। 93 है तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ वो तो है, लेकिन मैं क्या करूँ? रैंक बोलो आप। थर्ड 3 3, फिर 87 4, फिर और कुछ? आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन थे? तो रैंक भी 10 होनी चाहिए थी, लेकिन हम कहाँ तक गए सिर्फ? तो ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो ये नहीं होगा। अब क्या होगा फिर? अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना। तो जब भी रिपीटेड वैल्यू रहेगा तो आपने पहले क्या करना है? कितने ऑब्जर्वेशन थे? 10 ना, उसको नोट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 100 इज द हाईएस्ट, उसको रैंक क्या मिल गया था? 1, मैंने वहां 1 कट किया है। 92 इज द सेकेंड हाईएस्ट, रैंक 2। अब 90 यहां पर देखें तो 2 बार रिपीट हो रहा था, तो दोनों सेम नंबर है ना, तो नेक्स्ट 2 रैंक क्या है? इसका एवरेज निकालेंगे। 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 3.5। तो इस 90 को भी रैंक क्या दिया और इधर भी क्या दिया? अब 90 से लोएस्ट क्या है? पोजीशन कौन सी आ रही है? 5। ध्यान दो, उधर भी कट कर रहा हूं मैं। 87 से लोएस्ट 80, 3 बार है, तो अब की बार नेक्स्ट 3 का एवरेज। समझ में आ रहा है क्या? तो अब ये
6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 21 आ जाएगा ना, और डिवाइड बाई 3 7. Each and every 80 get rank 7. अब 80 से लोएस्ट क्या दिख रहा है, इसको रैंक किया जा रहा है, और सबसे लास्ट रैंक आ गया 10. अब की बार हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन थी और रैंक भी कहां तक पहुंची है, 10 तक. तो ये पैटर्न रहेगा. तो इसीलिए अब इंपॉर्टेंट 3.5 ऐसे रैंक्स तो हमारे पास आते ही नहीं, तो इसीलिए वहां पर करेक्शन फैक्टर जैसा कॉन्सेप्ट यूज किया कि करेक्शन फैक्टर, याद है मैंने कुछ लिख के दिया CF. तो अब ये CF भी कैसा, अब अगर आप देखेंगे इसमें तो सबसे पहला 3.5 कितनी बार आ रहा है, यहां पर एक रफ लिख रहा हूं मैं CF के लिए इस टेबल पे 1/12 2 क्यूब माइनस 2, ये किसके लिए 3.5 के लिए. और कोई रिपीटेड वैल्यू था 80, उसके लिए हमने क्या रैंक लिया था 7. कितनी बार, 3 बार, 3⁻³ माइनस 3, ये किसके लिए हमारे पास 7. और कोई रिपीटेड रैंक था नहीं. तो इस तरह से वो CF कैलकुलेट होता है. तो जब टेबल आएगा तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल आप ध्यान दो, मैंने CF क्या लिखवाया था 1/12 summation m³ minus m, where m is the number of repetition of particular rank, कि कोई पर्टिकुलर रैंक कितनी बार रिपीटेड होएगा. तो अभी दोनों मेथड या दोनों टर्म क्लियर है, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड. तो मैं दोनों का एक एक एग्जांपल लेता हूं, एक रिपीटेड और एक नॉन रिपीटेड. तो पहला नॉन रिपीटेड के लिए, चलो जरा लिखो एग्जांपल. हो गया ना ये कंप्लीट. एग्जांपल, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट for marks in accounts, marks in economics. 90, 95, 87, 100, 80, 65. और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 89, 92, 80, 99, 75, 95. तो कोई भी रिपीटेड वैल्यू है क्या, अरे रिपीटेड वैल्यू सेम उसमें चाहिए होता है. एक अकाउंट्स में, यानी कि अकाउंट्स में कोई रिपीटेड है नो, इकोनॉमिक्स में कोई रिपीटेड है नो. तो रिपीटेड का मतलब सेम उसमें चाहिए, मतलब ऐसा नहीं दोनों में मिला करके आप रिपीटेड देख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है. अब सॉल्यूशन, तो पहला मार्क्स इन अकाउंट्स को x अज्यूम कर लो, ऐसा लिख लो, लेट x डिनोट marks in accounts and y denote marks in economics. तो अब यहां पे टेबल x y r1 is equal to rank in x, r2 is equal to rank in y, फिर d is equal to r1 minus r2 and last d square. अब x का वैल्यूज 90, 95, 87, 100, 80, 65, y 89, 92, 80, 99,
75, 95। चलो हो गया लिख के। अब रैंक, अब एक्स में देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रैंक 1, उसके बाद रैंक 2, उससे कम रैंक 3, उससे कम रैंक 4, उससे कम, और लास्ट 65। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? अब R2 विच वन इज द हाईएस्ट? 95 और 99, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 95 2, इसके बाद 92 3, 89 4, 85 और 75 6। पहुंच गया। अब D R1 माइनस R2, 3 माइनस 4, 2 माइनस 3, 4 माइनस 5, 1 माइनस 1, 5 माइनस 6, 6 माइनस 2, 4। अब D स्क्वायर 1 1 0 1 16। हमने सिर्फ एक ही टोटल करना है D स्क्वायर का, तो 1 2 3 4 20। आ गया सबके पास यहाँ तक? तो समेशन D स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद कितने पेयर है काउंट कर लो, 6 पेयर है ना, तो n इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू 20 डिवाइड बाय 6, 6 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 120, 6 इंटू 35 इज इक्वल टू 1 माइनस 120, 35 इंटू 6 210। डिवाइड करो 120 को 10 से, 210 से 0.57 ही लिखते हैं, और ये आंसर है 0.43। तो ये किसके लिए था? हमारे पास नॉन रिपीटेड वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा था, तो इजियर था। और रेपिटेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा। फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर, फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर, इस बार मैं डायरेक्टली एक्स और वाई लिख देता हूं, एक्स एंड वाई, 10 9 8 10 7 6 7 7। नेक्स्ट वाई का वैल्यूज 12 15 10 10 8 7 7 6। तो मैंने रैंडमली कुछ भी नंबर लिए हैं और अब हमें इसका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। और आप देख सकते हो बहुत सारी वैल्यूज रिपीटेड दिख रही हैं हमको। तो सॉल्यूशन, पहला क्या लिखेंगे, x y r1 इज इक्वल टू रैंक in x, r2 is equal to rank in y, d is equal to r1 minus r2 and d square। 10 9 8 10 7 6 7 7 12 15 10 10 8
7 7 6। अब एक काम करो, आपको मालूम है ना रैंक कैसे फाइंड आउट करना है? तो टेबल के नीचे फॉर एक्स कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक हुआ क्या नोट करके? अब जरा देख के बताओ, विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू इन एक्स? 10। क्या रिपीटेड है? तो पहली दो पोजीशन टाई हो रही है। 1 और 2 का क्या लेंगे? एवरेज। मैं डायरेक्ट लिखूं ना, और ये कितना आएगा? 1.5, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। अब 10 से लोएस्ट क्या दिख रहा है? नेक्स्ट पोजीशन 3 है। उससे कम क्या दिख रहा है? 8। पोजीशन कौन सा जा रहा है? 4। उधर भी एक नंबर कट करते जाना। 8 से कम क्या है? 7। लेकिन कितनी बार है? तो नेक्स्ट 3 नंबर्स को एक सर्कल में डाल दो। तो 5 + 6 11 + 7 18 डिवाइड बाय 3। ईच एंड एवरी 7 गेट रैंक 6 6 6 6। और बाद में 6 बचा, उसका रैंक क्या आ जाएगा? 8। सेम फॉर y। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप देखें तो विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू? 15। रैंक क्या दिया हमने? 1। इससे कम क्या है? 12। रैंक कितना मिला? 2। 2 से कम क्या है? 10। लेकिन 2 बार है ना, तो 3 और 4 का एवरेज निकाल लो, कितना आएगा? 3.5। 10 से कम क्या है? 8। रैंक कौन सा जा रहा है? 5। अब 8 से कम क्या है? 7। लेकिन 2 बार है ना, 6 और 7 का एवरेज 6.5, और बाद में डायरेक्टली 8। तो इस तरह से ये हमारा रैंक असाइन हो जाएगा। किसी को डाउट रैंक असाइन करने में? ये समझ में आया? अब माइनस 1.5 - 2 3 - 1 4 - 3.5 1.5 - 3.5 6 - 5 8 - 6.5 6 - 6.5 और 6 - 8 -2। अब इनका स्क्वायर 0.25 4 0.25 4 1 2.25 0.25 एंड 4। जरा लास्ट कॉलम का टोटल चेक कर लो। 1 2 3 4 1 5 5 10, हाँ ठीक है, 16 आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। चलो यहां तक पहुंच गया। अब पहला मैं क्या लिखने वाला हूं? CF, या फिर N लिख लो। अगर हम N देखें कितने ऑफ पेयर थे? 8। अब CF का कैलकुलेशन ध्यान देना। CF इज इक्वल टू 1/12 समेशन m⁻³ - m 1/12। पहला R1 में देखो कौन सा रिपीटेड वैल्यू है? 1.5। कितनी बार है? 2 बार। तो 2⁻³ - 2। इसके नीचे लिख रहा हूं 1.5 रिपीटेड 2 टाइम्स n R1। तो यहां पर m का मतलब था नंबर ऑफ रिपीटेशन, वो वैल्यू नहीं। तो 1.5 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए m क्या हो गया? 2 हो गया। अब और कोई रिपीटेड था R1 में? यस, क्या था? 6। 3 बार है, और कोई नहीं है ना। अरे रैंक में बात कर रहा हूं मैं, रैंक में R1। तो इसमें 6 कितनी बार दिख रहा है अपने को? 3 बार दिख रहा है ना। तो प्लस 3⁻³
-3 6 repeated 3 times in R1। अब R1 में कोई और रिपीटेड था क्या? नहीं, छोड़ दो। अब R2 में आ जाओ। R2 में 3.5 कितनी बार आ रहा था? 2 बार। तो 2⁻³ माइनस 2 3.5 repeated 2 times in R2। एक और R2 में रिपीटिशन था 6.5। तो 2⁻³ माइनस 2 6.5 repeated 2 times in R2 ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है ना? अब ये कैलकुलेशन 1/12 2 का क्यूब -2 3 का क्यूब -3 2 का क्यूब और फिर से 8 - 2 इज इक्वल टू 1/12 6 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6। समझ में आ रहा है क्या? 42 आ रहा है ना? ये 42 को 12 से डिवाइड करो 3.5 आ जाएगा। तो करेक्शन फैक्टर क्या मिल गया? 3.5। पहुंच गए यहां तक? अब मैंने आगे आर का फॉर्मूला यूज करना है। नाउ R is equal to 1 minus 6 summation d square plus CF divide by n square minus 1। तो 1 minus 6 summation d square शायद 16 आया था प्लस 3.5 कितने ऑब्जर्वेशन थे? 8। तो 8 स्क्वायर माइनस 1 minus 6 into 19.5 8 into 8 का स्क्वायर और -1 किया तो 63। 1 minus 6 into 19.5 कर लो जरा 11 और 8 into 63 करो 504। चलो 117 को डिवाइड करो 504 से 0.23 कर देते, ठीक है। और 1 में से माइनस किया तो 0.77 चेक कर लेते। तो रिपीटेड के केस में कैलकुलेशन लेंथ ही होने वाला है, बट वापस मैं कह रहा हूं बहुत रेयर है कि आपको उस तरह का सम सॉल्व कराया जाएगा। अब अगर हम यहां पे चेक करें तो ये तो पूरा एक साथ आ गया। अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, मैं इसके लिए यहां पर एक्चुअली आ रहा था। आपने अभी 2 एग्जाम्पल कंप्लीट किए ना। पहले एग्जाम्पल में देखो डी का टोटल क्या आया था, 0। दूसरे एग्जाम्पल में भी डी का टोटल चेक कर लो 0 आ रहा है। तो एक तो प्रॉपर्टी यहीं पर है, इस समेशन डी इज ऑलवेज 0। कोई सा भी सम सॉल्व कर लो, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सम है तो डी का टोटल हमेशा क्या आएगा, 0। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, तो याद रखना। इसकी जरूरत नहीं है कहीं न्यूमेरिकल में, लेकिन प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो पहला अब इस तरह से लिख लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो 2 ही प्रॉपर्टी है। तो नंबर 1 आर एस greater than equal to -1 less than equal to +1। R is greater than equal to -1 less than equal to +1, ये सबके लिए सेम है। नंबर 2
सम ऑफ डी इज इक्वल टू 0, सम ऑफ डी यानी कि डिफरेंसेस का टोटल 0 आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे पास है। तो हमने आपको चार मेथड बताए थे। पहला स्कैटर डायग्राम कल मैंने बता दिया था। आज मैंने क्या डिस्कस किया, कार्ल पियर्सन एज वेल एज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब इसके बाद एक और मेथड है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। उसके बाद कोरिलेशन खत्म हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, साथ में एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिग्रेशन। लेकिन सबके ना प्रॉपर्टीज ठीक से बाय हार्ट रखना। तो ये बड़े बड़े सम नहीं कोई सॉल्व कराने वाला है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे ये सम डी इज इक्वल टू 0 होगा या क्या, आर का रेस्ट्रिक्शन क्या है, एंड इस तरह के सम्स, ठीक है। तो चलो इतना ही कंप्लीट करो अभी।